जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और जो अंग इसे निकालते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहा जाता है, और जो पदार्थ बाहर निकलता है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। जो अंग निकालते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग, और जो यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब उत्सर्जन का मुख्य अंग होता है, उसको हम लोग वृक्क यानी कि किडनी कहते हैं। ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। अब देखो, जैसे त्वचा है, त्वचा क्या करती है? हमारे पसीने का उत्सर्जन करती है। किसका? पसीना। देखो, एक तो ये हो गया, पसीना का उत्सर्जन करती है, और दूसरा ये नमक, पसीने में हल्का हल्का नमक होता है। ओके, तो इस प्रकार से ये नमक का भी उत्सर्जन करती है। और उसके बाद में आ जाता है हमारा लंग्स क्या करता है? CO2 का उत्सर्जन करता है। फेफड़ा CO2 को निकालता है ना, ये श्वसन में। ये स्किन हम एक अलग वीडियो में पढ़ा देंगे, और फेफड़ा हमने पढ़ा दिया है श्वसन में। वो वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो देख लें जाके। बड़ी आंत भी हमने पढ़ा दिया है, और बाकी ये आज हम लोग वृक्क पढ़ाएंगे। उसके बाद में एक दिन यकृत भी पढ़ा देंगे। तो ये जो फेफड़ा होता है ये क्या करता है? CO2 का उत्सर्जन करता है। और दूसरा बलगम का उत्सर्जन कौन करता है? फेफड़ा। ओके। और ये जो बड़ी आंत होती है, यदि आप लोग बड़ी आंत के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें हमने बड़ी आंत के बारे में पूरा डिटेल में बताया, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है और इसके संरचना के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, वो पूरा सब डिटेल में बताया है। और जाके वो वीडियो देख लें। तो बड़ी आंत क्या करती है? अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालती है, जिसको काइल कहते हैं हम लोग। अनपचा भोजन यानी कि काइल। अनपचे भोजन यानी कि काइल्स को शरीर से बाहर निकालना। और उसके बाद में यकृत आ जाती है हमारी। लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिन में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? अमोनिया को किस में परिवर्तित कर देता है? यूरिया में। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। ओके। और अगला ये जो वृक्क होता है, हमें इसी के बारे में पढ़ना है। यूरिया पेशाब का उत्सर्जन। यूरिया तथा पेशाब का उत्सर्जन। यूरिया तथा पेशाब का उत्सर्जन। और ये जो वृक्क होता है ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? मुख्य उत्सर्जी अंग। ओके, तो ये अब आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और जो अंग निकालते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग, और जो पदार्थ निकलता है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। ये मुख्य चार भाग होते हैं इसके। तो इनमें से मुख्य जो होता है, मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है? वृक्क यानी कि किडनी। त्वचा भी उत्सर्जन का काम करती है, फेफड़ा भी करता है, बड़ी आंत, यकृत, ये सभी करते हैं। लेकिन मुख्य
उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृक्क। और किडनी के बारे में ही हमें डिटेल में आज पढ़ना है। तो इसके बाद में हम किडनी की संरचना देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे। कुछ इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको तो हम लोग किडनी कहते हैं, यानी कि वृक्क। ये 2 वृक्क होते हैं, यानी कि मानव में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, किडनी वृक्क। इसी को हम लोग गुर्दा भी कहते हैं। और ये इसके ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है। एड्रीनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। ओके, अब इसके बाद में थोड़ा ये देख लेते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद में थोड़ा ये देख लेते हैं। ये जो इसका बाहरी भाग होता है, इसके बाहरी पार्ट को कहते हैं हम लोग कार्टेक्स। बाहरी पार्ट को क्या कहते हैं? कार्टेक्स। और इसके आंतरिक पार्ट को कहते हैं मेड्यूला। मेड्यूला, मिडिल का मतलब मध्य, बीच वाले भाग को मेड्यूला। ओके, और इसके इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं, ये देख पा रहे हैं आप लोग, स्टार्टिंग के पार्ट को हम लोग कहते हैं रीनल हीलम। क्या कहते हैं? रीनल हीलम, जिसको हम लोग रीनल सिरा या धमनी कहते हैं। सिराएं ऊपर होती हैं, धमनियाँ नीचे होती हैं। तो इसके बाद में ये देख लेते हैं, ये जो होती हैं इनको हम लोग यूरेटर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? यूरेटर। यूरेटर यानी कि मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी। ओके, और उसके बाद में इसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा, यानी कि मूत्र मार्ग। यूरेथ्रा का मतलब क्या हुआ? मूत्र मार्ग। ओके, और इसको जहाँ पे ये जो मूत्र होता है एकत्रित होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं ब्लाडर, यानी कि मूत्राशय। ब्लेडर, ब्लेडर, मूत्राशय। इसकी क्षमता लगभग आधा लीटर होती है। यहीं पे आकर के मूत्र एकत्रित होता है। ओके, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। तो अब देख लेते हैं हम। सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं आगे। देखो, सबसे पहले ये जो वृक्क, ये किडनी होती है। यदि इसका एक पार्ट, इसकी बाहरी संरचना देखी जाए तो कुछ इस प्रकार से होता है। और ये वाली जो किडनी होती है, इस वाली किडनी की अपेक्षा थोड़ी नीचे, लीवर के दबाव के कारण थोड़ा नीचे आ जाती है। और ये मूत्र वाहिनियाँ होती हैं जो मूत्र को लेकर के इसमें जाती हैं मूत्राशय में। मूत्राशय में क्या होता है? मूत्र एकत्रित होता है। उसके बाद में ये यूरेथ्रा होता है, यानी कि मूत्र मार्ग। यहाँ से मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है। ओके, तो उत्सर्जन में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग, ये एक वृक्क है। ये पूरा एक क्या है? ये यहाँ से ये एक वृक्क है। और यदि मानव में एक वृक्क निकाल दिया जाए तो एक वृक्क से मनुष्य आराम से जीवित रह सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में, वृक्क के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ओके, तो देख लेते हैं किडनी यानी कि वृक्क। देखो, अब वृक्क जो होता है ये बिल्कुल सेम के बीज के आकार का होता है। किसके बीज के आकार का? सेम के बीज के आकार का। इसकी संरचना कैसी होती है? सेम के बीज के आकार की। ओके, और देखो इसका मुख्य कार्य क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है? पेशाब
है ना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? पेशाब निर्माण करना। दूसरा नंबर ये लिख लेते हैं, पेशाब निर्माण। ओके, ये एक तो इसका का हो गया। और जहर को निष्क्रिय बनाना, पेशाब निर्माण करना तथा जहर को निष्क्रिय मतलब यदि थोड़ा बहुत जहर है तो ये वृक्क क्या करता है? उसको समाप्त कर देता है। ओके, इसकी संख्या कितनी होती है? तीसरा नंबर ये इम्पोर्टेंट है, इसकी संख्या कितनी होती है? संख्या, ये संख्या लिखा है तो इसकी संख्या 2 होती है, एक ये। तो संख्या में एक जोड़ी होते हैं यानी कि 2 होते हैं। और इसका भार कितना होता है? भार लगभग होता है इसका 140 ग्राम, लगभग इतना ही होता है। और ये एक बाहर झिल्ली नुमा संरचना होती है। इस झिल्ली नुमा संरचना को क्या कहते हैं? एक बाहर झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? झिल्ली ये जो होती है किसकी होती है? पेरिटोनियम। किसकी होती है? पेरिटोनियम। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो वृक्क की संख्या कितनी होती है, इसका वजन कितना होता है, इसका आकार कैसा होता है, ये क्या कार्य करता है, और इसके ऊपर जो झिल्ली होती है उसका नाम क्या होता है? पेरिटोनियम। ओके, पेरिटोनियम है ये, समझ गए ना। ओके, इसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं? इसका ये देख लो, ये सबसे बाहरी भाग है तो इसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं हम लोग? इसके बाहरी भाग को हम लोग कार्टेक्स कहते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। बाहरी भाग को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। ये देख रहे होंगे आप लोग, कॉर्टेक्स है। और इसके आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? मेड्यूला। इसके आंतरिक भाग को क्या कहते हैं हम लोग? मेड्यूला। ऐसे लिख लेते हैं, आंतरिक। इसके आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? मेड्यूला। ओके, मेड्यूला। इसके आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट है, इसके प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से देखो इसमें एंटर किया जाता है तो ये प्रवेश द्वार हुआ। तो इसके प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो ये लिख लेते हैं, प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार, इसके प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? रीनल हीलम। रीनल है, रीनल हीलम। ओके, तो ये एक मोटी मोटी जानकारी थी इसके वृक्क के बारे में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सारी आप लोग नोट डाउन करते चलें साथ में ही। और थोड़ा ये देख लेते हैं, ये जो वृक्क होता है ये किससे मिलकर बना है? इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं? तो अगला नंबर हम ये कह सकते हैं कि इसकी एक इकाई को, इकाई मतलब यूनिट। देखो जैसे हम लोग, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है तो शरीर की इकाई को, उसके ऊतकों की इकाई को हम लोग क्या कोशिका कहते थे, सेल। तो उसी प्रकार से इसकी इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। और लगभग कितने? 8 से 10 लाख, लगभग 8 से 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं इसमें, वृक्क में। ओके, वृक्क में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 8 से 10 लाख। अब देखो ये मुख्य टॉपिक हो गया हमारा मुख्य टॉपिक क्या था? किडनी। अब हमें किडनी पढ़ ली हमने, ये सारी चीज़ें हमने किडनी के बारे में जानकारी कर ली, किडनी की। और अब ये जो किडनी होती है, वृक्क होता है, ये किससे बना होता है? ये वृक्क हमारा नेफ्रॉन से बना होता है।
तो इसके बाद में हम नेफ्रॉन की संरचना पढ़ेंगे। ओके, तो इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेफ्रॉन की संरचना। अब नेफ्रॉन के बारे में देख लेते हैं। देखो ये जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन से ही हमारा वृक्क बना होता है, तो इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं। तो इसका ये जो सबसे अग्रभाग होता है, ये गोले नुमा संरचना इसमें बनी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ओके, तो इसमें देख लेंगे ग्लोमेरुलस का कार्य क्या होता है और बुमेन कैप्सूल का कार्य क्या होता है। इन दोनों के कार्यों को समझेंगे हम, और नेफ्रॉन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो ग्लोमेरुलस, और दूसरा यहाँ पे लिख लेते हैं बुमेन कैप्सूल, बुमेन कैप्सूल या कॉर्टेम। ठीक है, तो ये देख लेते हैं ग्लोमेरुलस क्या करता है। एक तो स्पंदन करता है, ये इसमें क्या होता है, स्पंदन। एक तो इसमें स्पंदन होता है, स्पंदन की प्रक्रिया। ओके, दूसरा रक्त के कणों को छानना, इसका कार्य क्या होता है, रक्त के कणों को छानना, रक्त के कणों को छानना। ओके, और अगला नंबर क्या होता है इसका, शुद्ध रक्त को वापस लाना। क्या होता है, शुद्ध रक्त को वापस लाना, शुद्ध रक्त को वापस, शुद्ध रक्त को वापस लाना। ओके, तो ये कुछ इसके कार्य होते हैं ग्लोमेरुलस का, और वो हम लोग आगे देख लेते हैं बुमेन कैप्सूल, इसका कार्य क्या होता है। देखो जो आवश्यक तत्व होते हैं उनको ये छान देता है, और वो आवश्यक तत्व होते हैं तो उनको यह पुनः क्या करता है, पुनः अवशोषण का कार्य करता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, एक नंबर, आवश्यक पदार्थों को, आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषण पुनः आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण किया जाता है, पुनः अवशोषण किया जाता है। और जिस विधि से किया जाता है उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, अपोहन विधि द्वारा, अपोहन विधि द्वारा पुनः अवशोषण किया जाता है। और एक और इसका इम्पोर्टेंट कार्य होता है यूरिया को अलग करना, यूरिया को अलग करना, यूरिया को अलग करना। अच्छा देखो, ये हमने एक तो क्या पढ़ लिया, ग्लोमेरुलस पढ़ लिया, दूसरा ये बुमेन कैप्सूल भी पढ़ लिया। अब हमें ये थोड़ा नेफ्रॉन के बारे में, अभी डिटेल में इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं। नेफ्रॉन, देखो इसका मुख्य कार्य तो मूत्र निर्माण करना ही होता है, यानी कि पेशाब निर्माण। ओके, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, पेशाब निर्माण, पेशाब निर्माण। ओके, तो ये कुछ नेफ्रॉन की संरचना हो गई। अब हम लोग थोड़ी मोटी मोटी जानकारी पेशाब के बारे में ले लेते हैं। तो ये जो पेशाब होती है, इसमें जल की मात्रा कितनी होती है, जल पाया जाता है इसमें 95%, 95% इसमें जल पाया जाता है, और यूरिया इसमें 2% पाई जाती है। यूरिया की मात्रा कितनी होती है, 2%। और पीएच पाया जाता है इसमें, पीएच कितना पाया जाता है, 4.8।
पीएच का मतलब आप लोग जानते होंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच का फुल फॉर्म होता है। और इसका स्वभाव कैसा होता है, मतलब ये कैसा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्वभाव। तो इसका स्वभाव कैसा होता है, किसका स्वभाव, पेशाब का। तो पेशाब का स्वभाव कैसा होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय। ओके। और इसका 5वां नंबर हम लोग देख लेते हैं। इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। तो यानी कि पीला रंग, पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम। देखो, पेशाब का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण, और लेट्रिन का पीला रंग बिनरूबिन के कारण। हमने बताया था उसमें डाइजेशन सिस्टम में, लेट्रिन का पीला रंग किसके कारण होता है, बिनरूबिन के कारण। और मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। ओके। और इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है, वो गंध किस कारण से आती है ये भी हम लोग देख लेते हैं। वो जो गंध होती है वो आती है उसके कारण, अमोनिया के कारण। किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण, अमोनिया। ओके। तो ये पेशाब के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारी हो गई। अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि ये क्या होता है। वृक्क की कुछ बीमारियां होती हैं। एक तो वृक्क की कुछ बीमारियां होती हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। वृक्क की बीमारी, वृक्क की बीमारी। ओके, वृक्क की कुछ बीमारियां होती हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक जो होती है उसको हम लोग कहते हैं यानी कि स्टोन, किडनी में वो हो जाती है पथरी। ओके, ये जो पथरी होती हैं, बनती हैं, ये किसकी बनती हैं, कैल्शियम एक्लिज्म। ओके, किसकी बनती है, कैल्शियम एक्लिलेज, कैल्शियम एक्लिलेज की बनती है। और दूसरी एक बीमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं यूरेनिया। क्या कहते हैं, नंबर 2, यूरेनिया। इस बीमारी में क्या होता है, इसमें अमोनिया की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। क्या हो जाता है, अमोनिया, अमोनिया की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण पेशाब से बदबू आने लगती है। ओके। अगली एक बीमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं गठिया, गठिया रोग, जिसमें ये जोड़ दर्द करने लगते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गठिया रोग। तो इसमें क्या होता है, ये जो यूरिक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। यूरिक अम्ल, इसमें किसकी मात्रा बढ़ती है, यूरिक अम्ल की। ओके। और अगला देख लेते हैं। ये तो सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट हो गई हैं। अब थोड़ा हम ये देख लेते हैं। देखो, जैसे पेड़ पौधों में, जैसे पेड़ पौधों में क्या होता है, पादप, पादप व पेड़। ओके, इनमें क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या होता है, लासा एक तो, या गोंद, या गोंद को ही हम लोग उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। ओके। नंबर दूसरा ये होता है कि स्तनधारियों में यूरियोटेलिक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक। ओके, यूरियोटेलिक में क्या होता है, यूरिया उत्सर्जन, यूरिया
उत्सर्जन। ओके, यानी कि यूरिया का उत्सर्जन करना यूरियोटेलिक कहलाता है, और यह प्रक्रिया किसमें होती है? स्तनधारियों में, स्तनधारियों में। ओके, स्तनधारी आप जानते हैं। ओके, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं या जो स्तनों को धारण करते हैं उनको ही हम लोग स्तनधारी कहते हैं। ओके, दूसरा होता है यूरिकोटेलिक। क्या होता है? यूरिकोटेलिक। देखो ऊपर वाला ये जो नंबर 2 है ये क्या है? यूरियोटेलिक, और ये है यूरिकोटेलिक। ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ मत कर देना। यूरिकोटेलिक क्या होता है? पक्षी जैसे यूरिक अम्ल का त्याग करना यूरिकोटेलिक कहलाता है। इसमें किसका उत्सर्जन किया जाता है? यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल उत्सर्जन। ये किसमें होता है? जैसे पक्षियों और सरीसृप, पक्षी, सरीसृप, सरीसृप। ओके, और अगला नंबर होता है नंबर 4, देख लेते हैं, अमोनिक। अगला नंबर क्या है? अमोनिक, अमोनिक टेलिक। ये क्या होता है? अमोनिक टेलिक, यानी कि अमोनिया उत्सर्जन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अमोनिया उत्सर्जन। ये किस में होता है? ये मछलियों में होता है, मछलियों और कीटों में। किस में होता है ये? मछलियों और कीटों में, मछली तथा कीट। ओके, तो ये तुम्हारा उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट हो गया होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।